Nationalism in India. Nationalism, as you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. Just wait, इसका एडजस्टमेंट प्रॉपर कर दूं तो बेहतर रहेगा. ओके. ये जैसा कि हमने एक बात देखी कि यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म पैदा हुआ, उसकी वजह से नेशन स्टेट्स बनने लगी, यानी राष्ट्रीय राज्य बनने लगे. नेशन स्टेट का मतलब होता है कि ऐसे कौम के लिए स्टेट, कैसे कौम का गवर्नमेंट या कह लिए कंट्री, जिसमें रहने वाले लोगों के बीच कुछ सिमिलैरिटी हो. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. ये जो चीज पैदा हुई, इसका मतलब ये भी था कि लोगों को के अंदर people got to know what they are, who they are, and what is their identification and sense of belonging. Just like अगर कोई लखनऊ में रहता है तो वो अपने को लखनऊ में रहने का मतलब सामने वाला दूसरा आदमी वहां की फेमस चीज से उसको समझ सकता है, या जो लखनऊ में रहता है एक दूसरे से, या यूपी में रहता है या साउथ में, तो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करता है और पर्टिकुलर चीजें उसकी उस जगह पर होती हैं, उनको वो बचाए रखना चाहता है. धीरे धीरे ये जो फीलिंग बड़े लेवल पे हो जाती है तो फिर नेशंस बनते हैं. ओके. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. अब क्या हुआ, जब ये चीज यूरोप में फैलेगी तो वहां पर हुआ क्या था कि नए सिंबल्स, आइकन्स, सोचने का ढंग, तौर तरीका, हर चीज में रीडिफाइंड हो गई. दे वर रीडिफाइंड एंड कम्युनिटी की जो बाउंड्रीज थी वो एक्सपैंड कर गई और फिर से डिफाइन हो गई. In most countries, the making of this new national identity was a long process. Most of the countries took a long time to fulfill, to get their new identity, national identity. How did this consciousness emerged in India? In this chapter, we shall know what happened, what are the things which led to the nationalism in India. In India and is in many other colonies, colony India was a British colony once upon a time, और इसी तरह की बहुत सारी और भी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स के पास. The growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. Most of the countries along with India, जब नेशनलिज्म पैदा होने लगा तो कॉलोनियल को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी साथ साथ चला. यानी नेशनलिज्म, हम भारतीय हैं तो हम अंग्रेजों को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसी तरह दूसरी भी कॉलोनीज जो थी, जहां जहां भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी या किसी की दूसरे कंट्री ने उस पर कब्जा कर रखा था, तो उनके खिलाफ भी ये बात चली. पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ colonialism. अब लोगों ने क्या करा, एक्चुअली जहां पर भी कोई एम्पायर होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि एम्पायर हमेशा अच्छा ही हो. उसके ऑफस्प्रिंग्स या उसके सक्सेसर्स उतने ही अच्छे से ट्रीट करें, स्टार्ट करें अच्छे से, लेकिन बाद में धीरे धीरे जुल्म होने लगे, तो फिर लोगों के अंदर ये बात पैदा होती है कि इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है. ठीक उसी तरह ब्रिटिश कॉलोनी जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फायदे पहुंचाए होंगे. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जुल्म शुरू किया. जब ऑपरेशन शुरू किया तो उससे क्या हुआ, लोगों के बीच में उनके खिलाफ ये बात गई कि इनको उखाड़ के फेंकना है. और ये फीलिंग जब ऑल ओवर कंट्री मतलब होने लगी, लोगों के सबके मन में एक ही बात आने लगी, इनको उखाड़ के फेंकना है, स्ट्रगल करना है कॉलोनियल मूवमेंट से. इसकी वजह से वो सब के सब अपने आप ही यूनाइट होते चले गए. कोई भी क्लास का इंडियन था, गरीब था, अमीर था,
सब धीरे 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 ये बात समझने लगे कि ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से खत्म करना है। इसी से एक दूसरे के लिए यूनिटी जहन में आई। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. अब क्या था, जो एम्पेरर था या ब्रिटिश हुकूमत थी, जो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, और ये सेंस होने लगा था कंट्रीमैन को, अपने साथियों को, सिटीजन्स को, कि ये तो हम पर जुल्म कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, जुल्म कर रहे हैं तो इनको हटाना होगा। ये जो सेंस पैदा होने लगा, इससे क्या हुआ, अलग अलग ग्रुप्स एक साथ जुड़ने लगे। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन सबके ऊपर जो कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट था वो अलग अलग पड़ा। देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरीड, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो अलग थे। देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। वो फ्रीडम उनको क्यों चाहिए अलग अलग लोगों को, वो भी कोई जरूरी नहीं कि एक ही बात एक ही जैसी हो। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. गांधी जी ने भी, कांग्रेस ने उसके अंडर में, गांधी जी के अंडर में बहुत कोशिश की कि सारे के सारे ग्रुप्स को एक साथ ले आया जाए एक मूवमेंट में, लेकिन बगैर कॉन्फ्लिक्ट के, बगैर स्ट्रगल के एकता नहीं हुई। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि नेशनलिज्म का जो ग्रोथ इंडिया में है वो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी 1890 में के आसपास शुरू हुई। इस चैप्टर में हम वहीं से स्टोरी यहाँ से लेके चलेंगे 1920s से, और स्टडी करेंगे नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। और फिर ये भी जानेंगे कि कांग्रेस sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, किस तरह से कांग्रेस ने जो डेवलप करना चाहा था नेशनल मूवमेंट, किस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और किस तरह से नेशनलिज्म ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। ओके, अब इधर आइए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहाँ पर हम पूरी तरह जिक्र नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ वो जिक्र छेड़ेंगे कि उससे इंडिया में जो नेशनलिज्म के ताल्लुक से काम हुआ वो क्या था। In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. क्या देखा कि अलग अलग एरियाज में ये जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह से फैलता जा रहा है, नए नए मोड्स स्ट्रगल के पैदा होते जा रहे हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, ये क्या इसका तरीका हो सकता है। व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, क्या परेशानियां, क्या चीज, क्या असर उनका हुआ, चलिए इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उससे क्या हुआ कि नई इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increasing taxes. अब देखिए इससे क्या हुआ, जो परेशानी, यानी जाहिर सी बात है डिफेंस का खर्चा तो बढ़ेगा ही जब वॉर होगी। उसके बाद उसे किससे फाइनेंस किया गया, वॉर लोन से, और इंक्रीजिंग टैक्सेस से, टैक्स बढ़ा दिए गए, वॉर लोन्स दिए लिए गए, कस्टम ड्यूटीज रेस कर दी गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया कि ताकि खर्चा पूरा हो सके इसका।
जो लड़ाई में हो रहा था। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, और वॉर ईयर्स के दौरान प्राइसेस बढ़ गए। डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, प्राइसेस जो भी कीमतें थी बहुत बढ़ गई। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, विलेजेस को कहा गया कि भाई आप सोल्जर्स को पे कीजिए, सोल्जर्स की मदद कीजिए। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यानी जबरदस्ती के लिए, मतलब एक तरह से जो सिपाहीस थे उसमें ब्रिटिश आर्मी में, उनको जो चुनेंगे तो जहां जहां उनके लोग हैं, जहां जहां उनकी गवर्नमेंट है वहीं से चुनेंगे, तो जाहिर सी बात है इंडिया में जबरदस्ती करके रिक्रूट किया उनको आर्मी में, रूरल एरियाज में। इससे क्या हुआ, गुस्सा बढ़ता गया पब्लिक का। इन 1918-19 और 1920-21 में क्रॉप्स फेल्ड हुई मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। रिजल्ट क्या हुआ, अक्यूट शॉर्टेज हो गई फूड की। दिस वाज accompanied बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और क्या हुआ, पहले तो क्रॉप्स फेल्ड हुई और उसके बाद क्या हुआ, एक इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू मेरे ख्याल से उसी दौर में आया था, उसी को इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1920, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश, 12 से 13 मिलियन लोग बर्बाद हो गए। रिजल्ट क्या हुआ, फमाइन्स और एपिडेमिक। क्या क्या हुआ, सूखा पड़ा और महामारियां फैली। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स would end after the war was over, but that did not happen. लोगों ने क्या उम्मीद की थी कि हार्डशिप्स, उनकी परेशानियां खत्म होंगी वॉर के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. उसमें क्या हुआ, एक नया लीडर पैदा हुए और नया स्ट्रगल का मोड शुरू हुआ। तो स्ट्रगल का मोड यानी आप देखिए कि कौन पैदा हुआ और क्या था। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न हुए इंडिया जनवरी 1950 में, जनवरी। As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought. अब हमको ये तो पता ही कि गांधी जी सबसे पहले अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका। वहां पर उन्होंने रेसिस्ट रिजाइम यानी काले गोरे के भेद के खिलाफ बहुत अच्छे से काम किया था और सक्सेसफुल रहे थे विद नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। और उनके पास मेथड क्या उन्होंने अपनाया था, मास एजिटेशन। मास एजिटेशन क्या होता है, हड़ताल, ठीक है, बहुत सारे लोग उस चीज का विरोध करें, ये तरीका अपनाया था। उसको उन्होंने कहा सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य का आग्रह, यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रुथ, यूं समझ लीजिए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for truth। दो चीजें, इस पे जो आइडिया है सत्याग्रह का, emphasize यानी स्पेशली इस पर जोर देता है, किस चीज पे, सच की ताकत पे, और नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और जरूरत क्या है सच जानने की, ठीक है, सच्चाई के लिए, उस पर जोर देता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। ये जो सत्याग्रह का आइडिया है ये क्या सजेस्ट करता है कि अगर आपका कॉज सच्चा है, यानी आप जो काम कर रहे हैं वो सच है, सही है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट, और अगर नाइंसाफी के खिलाफ कोई हम विरोध दिखाते हैं तो हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है जालिम के खिलाफ। Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagraha could win the battle through non-violence। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप बदला ना लें और एग्रेसिव ना हो, तो सत्याग्रही आराम से बैटल जीत सकता है।
ठीक है, यानी सच बात कह देना और उस पर डटे रहना। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर, ठीक है। और ये कैसे किया जाएगा? अपील करते रहेंगे, ऑप्रेसर यानी जो जालिम है, जो जुल्म कर रहा है, उनके पास ये बात हम पहुंचाते जाएंगे कि साहब आप गलत करते जा रहे हैं। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन ऑपरेसर्स, लोग जो जालिम है उनके, वो भी और जो नहीं है वो भी, हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, उनको हमें मनाना होगा ताकि वो सच को जाने। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, बजाय इसके कि हम झगड़ा फसाद करके अपनी बात मनवाएं। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ, अगर हम ये स्ट्रगल कर सके तो क्या होगा? सच की जीत तो होनी तय है ही। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, महात्मा गांधी को ये विश्वास था कि ये जो धर्म है, जो बात की जा रही है नॉन वायलेंस की, इसको पूरे इंडियंस को ये जोड़ सकती है आपस में। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस, जगह जगह पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट, आंदोलन शुरू किया। In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. वहां पे चंपारण जो कि बिहार में है, वहां पे जो उन्होंने किसानों को इस बात के लिए बताया, इंस्पायर किया कि आप ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो चल रहा है कि इंडिगो ही आप पैदा करेंगे और दूसरी कैश क्रॉप्स पैदा करेंगे, उसके खिलाफ। तो उससे क्या हुआ? उस एरिया में भुखमरी की नौबत आ गई, अनाज कम हो गया। तो आप क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे कि आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वहां पहुंच गए गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर भी उन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट दिया। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। जाहिर सी बात है कि जब क्रॉप फेलियर हो गया और प्लेग फैल गया था, बहुत महामारी होती प्लेग, तो पीजेंट्स खेड़ा के थे, वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे और डिमांड कर रहे थे रेवेन्यू कलेक्शन को रिलैक्स कर दिया जाए। इन 1918 महात्मा गांधी कहाँ गए? अहमदाबाद गए टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर। महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? अहमदाबाद, सत्याग्रह मूवमेंट चला सके क्योंकि वहां कॉटन मिल वर्कर्स के साथ उन्होंने उनको भी इंस्पायर किया। अब इसके बाद आया द रॉलेट एक्ट। ओके, एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, थोड़ा थोड़ा उसमें कामयाबियां मिली जहां पर गांधी जी ने शुरू किए थे आंदोलन। और फिर क्या हुआ? इस कामयाबी की वजह से उनकी हिम्मत बढ़ी और गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि लॉन्च करें एक नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। रॉलेट, मिस्टर रॉलेट रहे होंगे वो, उनके नाम से ही ये रॉलेट एक्ट बनाया गया 1919 में। इसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। द एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द imperial legislative council despite the united opposition of the Indian members। जो imperial legislative council थी, उसने, imperial मतलब ये, इन्होंने पास कर दिया था उस एक्ट को, जबकि यूनाइटेड ऑपोजिशन इंडियन मेंबर्स का था उसके बावजूद। इट गेव द गवर्नमेंट enormous powers to repress political activities। ये जो एक्ट था उसमें क्या बात थी खास जिसकी वजह से ये किया गया? तो उसमें खास बात ये थी कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने का की पावर्स गवर्नमेंट के पास डाल दी। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और साथ ही साथ कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इस तरह की एक्टिविटीज में जो कैद किए जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे, बगैर मुकदमा चलाए उनको 2 साल तक जेल में रखा जा सकेगा। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ।
महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि अहिंसा यानी कोई वायलेंस ना हो और सिविल डिसोबीडियंस हो, यानी सविनय अवज्ञा उसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के गलत कानूनों के खिलाफ, विच वुड स्टार्ट विद अ क्या था, हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और ये सब कहां से शुरू किया, हड़ताल की, यानी वर्क काम रोको, हड़ताल ऑन 6 अप्रैल पर वहां से रैलीज ऑर्गेनाइज की गई अलग अलग सिटीज में। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स में, वहां पे स्ट्राइक पे चले गए और शॉप्स क्लोज रखी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from the Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. ये सब देखा कि गवर्नमेंट ने कि ऐसा अगर हुआ, अंदाजा लगा लिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, रेलवे ट्रैक्स बंद हो जाएंगे, जब काम नहीं करेगा कोई तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने क्या करा, नेशनलिस्ट को शिकंजे में कसना शुरू किया। लोकल लीडर्स को उठाया गया अमृतसर और फिर महात्मा गांधी को बार कर दिया कि वो दिल्ली में आप नहीं आएंगे। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइडस्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने बहुत ही शांति का जुलूस निकल रहा था उसके ऊपर फायर किया। उससे क्या हुआ, प्रोवोक हुए लोग और फिर बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन जो कुछ पाया उस सबको पब्लिक ने भी बदले में इस तरह का काम करना, लूटना, तबाह करना शुरू किया। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया और जनरल डायर ने कमांड ली अपने हाथ में। ठीक है, मार्शल लॉ मतलब आर्मी का रूल चलेगा उधर, आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया चीजें, जनरल डायर ने अपने हाथ में कमांड ली। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जलियांवाला बाग में लोग जमा थे, लार्ज क्राउड गैदर हुआ था और ग्राउंड पूरी तरह से चारों तरफ से बंद था। some came to protest against the government's new repressive measures। और गवर्नमेंट के जो इस तरह के काम थे उसको, उसके खिलाफ लोग इकट्ठा हुए थे बात करने को। others had come to attend the annual बैसाखी फेयर। और सालाना तौर पे बैसाखी का मेला वहां लगता था, कुछ तो वहां पे इसलिए आए थे। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law। और क्योंकि सिटी के बाहर ये जलियांवाला बाग नाम की जगह थी, विलेजर्स तो जानते ही नहीं थे मार्शल लॉ होता क्या है और कब इसको इम्पोज किया गया है। सब तो वो उस टाइम पे आज की तरह चीजें नहीं होती थी। डायर entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd। जनरल डायर एरिया में आए, ब्लॉक किया पूरे एरिया एग्जिट पॉइंट्स को और फायर करना शुरू किया भीड़ पर, killing hundreds। His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in minds of the satyagrahi a feeling of terror and awe। जनरल डायर ने बाद में बताया कि उनके दिमाग में उस पर क्या चल रहा था। उनका ऑब्जेक्ट क्या था कि वो चाहते थे कि मॉरल इफेक्ट इसका लोगों पर असर पड़े और सत्याग्रही जो है वो अपने को डर में महसूस करें कम से कम। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns। नॉर्थ इंडिया जिस जहां पे हम रह रहे हैं ये भी नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है। तो फिर क्राउड्स ने क्या करा, अब पूरा मास मूवमेंट क्रिएट, जुलूस निकाले गए, स्ट्राइक्स की गई, क्लैशेस हुए पुलिस से, ठीक है, अटैक्स किए गए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। द गवर्नमेंट रिप्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। अब गवर्नमेंट ने और झुंझलाहट में और ज्यादा दबाया उस चीज को। seeking to humiliate and terrorize people, सत्याग्रही were forced to rub their noses on the ground। सत्याग्रहियों को पकड़ के उनसे बोला कि अपनी नाक रगड़ो जमीन पर ताकि शर्मिंदगी महसूस और लोग डरें।
क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, और पकड़ के कि चलो तुम घुटने के बल चलो, एंड डू सलाम, सल्यूट टू ऑल साहिब्स, जितने मतलब मिनिस्टर्स, ऊपरी लेवल के ऑफिसर्स थे, उनको सलाम करिए। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरांवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब्ड। ठीक है, सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। यहां तक कि बम वगैरह भी इस्तेमाल हुए, तो ये देखा कि वायलेंस फैलता जा रहा है, महात्मा गांधी ने मूवमेंट को रोक दिया, बोले आंदोलन खत्म हुआ। While the Rowlatt सत्याग्रह had been a widespread movement, it was still limited mostly in cities and town. जबकि ये रॉलेट सत्याग्रह जो था अच्छा खासा फैला था, लेकिन ये ज्यादातर शहर और मतलब बड़े शहरों में और टाउन्स में ही रह गया। महात्मा गांधी now felt the need of much more to launch a more broad based movement in India. महात्मा गांधी समझ गए कि उनको एक बहुत बड़ा आंदोलन लाना पड़ेगा जिसमें ज्यादा लोग हों। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer. लेकिन वो इस बात को भी जानते थे कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स तो मेजॉरिटीज अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो ये इतना बड़ा मूवमेंट नहीं पैदा किया जा सकता। One way of the doing this, he felt, was to take up the खिलाफत इशू, और एक तरीका था उसका, ठीक है, इस तरह की चीज करने का कि खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाए, खिलाफत इशू को रेस किया जाए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। पहली वर्ल्ड वॉर जो थी वो एंड हुई थी उस्मानिया खिलाफत जो टर्की की है उसकी हार के साथ। एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी was going to be imposed on the Ottoman Empire. अब उनकी हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो फिर उनको पूरा लाजमी बात थी कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि दबाया जाए ओटोमन एम्पायर को। और ओटोमन एम्पायर यानी खलीफा जो थे उस टाइम पे, वो इस्लामिक वर्ल्ड के उस टाइम पे स्पिरिचुअल हेड कह लीजिए उनको, या लीडर कह लीजिए। तो टू डिफेंड द खिलाफा's टेम्पोरल पावर, a खिलाफत कमिटी was formed in Bombay in March 1919। अब उस चीज को रोकने के लिए कि ऐसा ना हो कि खलीफा की पावर्स एकदम ही खत्म कर दी जाएं, तो खिलाफत कमिटी बनी बॉम्बे में मार्च 1919 में। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली, शौकत अली, ये began discussing the Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue। महात्मा गांधी से उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से, क्या पॉसिबिलिटी है कि यूनाइटेड मास एक्शन इस इशू पर खड़ा किया जाए। गांधी जी saw this an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement। महात्मा गांधी जी ने इसको मौका एक समझा कि मुस्लिम्स को भी हम अपने साथ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के तहत लेके चल सकते हैं। At the Kolkata session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders for the need to start a non-cooperation movement to support in support of Khilafat as well as for Swaraj। तो साथ साथ खिलाफत मूवमेंट को भी हम सपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे, स्वराज की डिमांड भी करेंगे। ठीक है,